वो शुरू नहीं हो पाया, 1 ही मिनट। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, एक्चुअली वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था लाइव, फेसबुक लाइव का। मैं फिर से शुरुआत करता हूँ। हमारे साथ हमारे एक साथी शेखर निम्बालकर सर जी जुड़े हैं, जो हमारे कोर टीम मेंबर हैं। तो मैं कह रहा था कि आओ तापी नदी को जाने कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहले 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ, तब आओ नदी को जाने ऐसे 44 एक्सपर्ट के टॉक हुए। उसके बाद में अप्रैल 2021 में जब फिजिकल यात्रा करना डिसाइड हुआ, तय हुआ, तब भी सेकंड वेव के वजह से वो फिजिकल यात्रा रुक गया। तो ऑनलाइन संवाद यात्रा शुरू हुआ पूरे महाराष्ट्र के लिए। तो हर हफ्ते अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को इनवाइट किया जाता था। नासिक से शुरू हुआ, नासिक डिस्ट्रिक्ट से। नासिक के बाद जलगांव, नंदुरबार, धुलिया, ऐसे एक एक डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए। और पिछले सप्ताह ही हमारे 35 जिले महाराष्ट्र के कंप्लीट हुए ऑनलाइन संवाद यात्रा। जब 3 जिलों की यात्रा कंप्लीट हुई, जलगांव, नंदुरबार, धुलिया, तब हमारे सारे मेंबर्स इन्होंने डिसाइड किया कि जैसे आओ नदी को जाने शुरू है, वैसे हम आओ तापी नदी को जाने, ऐसे वेबिनार शुरू करते। तो हमने पहला वेबिनार में 1 ही मिनट स्क्रीन शेयर करना जो लिया था मई 2000। तो वो वेबिनार में हमारे यहाँ के जलगांव का एक विलेज है, मॉडल विलेज। उनके वहाँ के जो विलेजर्स है, वहाँ का जो एनजीओ है, वहाँ के सरपंच, इनको हमने इनवाइट किया था। और उनको यहाँ से हमारा ये शुरुआत हुआ आओ तापी नदी को जाने का। और मुझे बताने में खुशी होगी कि आज तक 32 वेबिनार्स हो चुके हैं, 32। और तापी नदी के बेसिन में जितने भी राज्य है, स्टेट्स है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तीनों राज्यों से आज तक 90 से ऊपर आप जैसे महानुभाव यहाँ कर टॉक रख कर गए। आप सभी का, जितने भी महानुभाव यहाँ आते, इनका काम जमीनी पर बहुत बड़ा है। फिजिकली वो बहुत बड़ा वर्क है। किसी का 10 साल का अनुभव है, किसी का 40 साल का है। तो उनको हम यहाँ पर इनवाइट करते और उनसे सीखने की और उनको सुनने की हम कोशिश करते कि उनका कार्य क्या है। और वो कार्य ज्यादा से ज्यादा, जो भी हमारा फेसबुक लाइव पेज है, वहां पर ये कार्य पहुंच जाता है। और इससे बहुत फायदा हुआ, जैसे कि हमें कमल वाले बाबा मिले,
कि जो लोटस पे काम करते, हनी बी वाले मिले हमारे साथ, जो निम्बालकर सर है उनका मिशन 500 है, भूजल वारकरी, ऐसे अलग अलग जो भी बड़े बड़े ग्रुप्स है इनके साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया, जो फिजिकली भी हम उनसे मिल चुके हैं, अभी ऑनलाइन जैसे मिले। तो ये सारा जो भी है आओ तापी नदी को जाने के ये वेबिनार शुरू करने के बाद हमने ये पाया कि हमको यहाँ पर सीखने को मिलता है, और यहाँ पर जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से संवाद करें, और इस संवाद से हमारे तापी नदी में हम ज्यादा से ज्यादा बड़ा काम कैसे कर सकते हैं इस बारे में हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ पानी का ही काम करने वाले नहीं तो खेती का काम करने वाले भी साथी हमसे जुड़े, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, सक्सेस स्टोरी है अलग अलग किसानों के। आज भी हमारे साथ जो हमारे एक वक्ता है वो भी किसान ही है। तो ऐसे सारे लोग जुड़ते गए और ये वेबिनार कंटिन्यू हमने ऐसे डिसाइड किया है कि हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को हम इकट्ठा होते हैं, और आप जैसे महानुभावों को हम यहाँ पर इनवाइट करते अपनी बात रखने को। इतना बात रख के मैं आज के जो पहले वक्ता है उनका परिचय करवा देता हूँ। हमारे दूसरे वक्ता आ चुके हैं, मैं उनको उनका वेलकम करता हूँ। स्नेहल पटेल जी, वेलकम, गुड आफ्टरनून। स्नेहल पटेल जी आप जुड़ गए ना? दिल के नंबर से है, मेरा वाइफ का नंबर पर हूँ। हाँ हाँ, वेलकम सर, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। मैं वो इंट्रोडक्शन दे रहा था आओ तापी नदी को जाने के बारे में, तो हम अभी कार्यक्रम की शुरुआत करते। हमारे साथ हमारे जो पहले वक्ता है डॉक्टर रविंद्र निकम जी, उनके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि वो खुद डॉक्टर होकर भी किसानी करते, खेती करते, और खेती सिर्फ ऐसे ही नॉमिनल नहीं तो एक सक्सेसफुल फार्मर है। उनको आज तक जो भी है 5 से 6 जो भी अवार्ड मिले, जैसे आइडियल फार्मर अवार्ड गिवन बाय जेडपी जलगांव। इसके अलावा सबसे अच्छा ओनियन का प्रोडक्शन करने के वजह से उन्हें जैन इरिगेशन का भी अवार्ड मिला है। केवी के जलगांव से उनको एक मॉडर्न फार्मिंग के लिए अवार्ड मिल गए। एग्रोवर्ल्ड जो न्यूज़पेपर है उनसे उनका जो आइडियल फार्मर का अवार्ड है वो भी उन्हें मिल चुका है। तो ये खुद फार्मिंग इस तरह करते हैं कि जिसमें अलग अलग रिसर्च है, ऐसे तरीके से वो अपना फार्मिंग का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आज के हमारे जो स्पीकर है डॉक्टर रविंद्र निकम सर, उनको इनवाइट करता हूँ अपनी बात रखें। सर अनम्यूट कीजिए डॉक्टर। निकम सर अनम्यूट कीजिए। येतोय आवाज? आवाज आ रहा? हाँ ये तो है। आप हिंदी में, मराठी में, आपको जो भी लैंग्वेज कोशिश करूंगा। हाँ ठीक है सर। एक ही मिनट सर, मैं आपका प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, तब तक आप बात शुरू कीजिए। अनम्यूट कीजिए सर। आप फिर से म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ सर, अभी म्यूट अनम्यूट हो गया आपका, फिर से म्यूट हो गया सर।
सर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए सर। निकम सर अनम्यूट कीजिए ना। हेलो, हाँ अभी बात कीजिए, आ रही है आपकी आवाज। मेरे ये अभी चलो ताप्ती नदी को जाने ये वेबिनार में मैं सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंद्र, मेरा प्रॉपर गांव माचला, तहसील चोपड़ा, जलगांव डिस्ट्रिक्ट। सुस्वागतम, वेलकम। मैं मेरा परिचय देते हुए थोड़ा मेरा जो खेती में वह काम है उसका जो मेरे को अभी तक अवार्ड मिला वो शॉर्ट में बताना चाहूंगा, वो आप प्लीज देखें, ये विनंती। नेक्स्ट। खेती में जो मैंने काम किया अभी तक, एक मैंने पढ़ाई तो किया डॉक्टर की में, लेकिन आजकल तो सब खेती में कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन मेरे को खेती हमारे बाप दादा करते और मेरे को भी खेती में बहुत सारा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने डॉक्टर की पढ़ाई तो किया। लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद में मेरे पेशेंट की सेवा मैंने किया, ऐसा मैं क्या काली मिट्टी की सेवा अपने को करना है, वो वजह से मैंने खेती चालू कर दिया और प्रैक्टिस पूरा कहते कहते खेती में नए नए प्रयोग, और वो प्रयोग की वजह से जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो प्रयोग करते करते मेरा सम्मान बढ़ाया। ये सब मैं आगे बताना चाहूंगा। नेक्स्ट। ये सब जो सम्मान चिन्ह आप देख रहे हैं, अलग अलग संस्था, कृषि विज्ञान केंद्र, जिला परिषद जलगांव, केवीके, सबसे जैन इरिगेशन जलगांव, ये सब के वजह से मेरे को इफ्को का सब जो अवार्ड मिले हैं उनका मैं आभार मानना चाहूंगा। नेक्स्ट। ये सब ट्रॉफी आप देख रहे हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये पहले फोटो में आप देख रहे हैं यूनियन बैंक के चेयरमैन, 2002 में मैंने ओनियन लगाया था, व्हाइट ओनियन स्प्रिंकलर पे, वो रेड स्प्रिंकलर। और आदरणीय भंवरलाल जी बहुत जैन आप देख रहे हैं, जब मैंने ओनियन का 18 टन पर एकड़ तुषार सिंचन पे ओनियन का हाईएस्ट उत्पादन लिया था और पहला अवार्ड मेरे को जैन इरिगेशन से मिला। नेक्स्ट फोटो जो देख रहे हैं जिला परिषद जलगांव आदर्श शेतकरी पुरस्कार मेरे को मिला। तीसरा फोटो में अपने राहुरी विद्यापीठ के जो कुलगुरु है उनके हाथ से मेरा सत्कार केवी के जलगांव में। चौथा फोटो आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर माननीय जिलाधिकारी रूबल जी अग्रवाल, इनके हाथ से मेरा सत्कार हुआ। नेक्स्ट। ये अभी नेक्स्ट लास्ट मंथ रोटरी क्लब ऑफ चोपड़ा रोटरी गौरव पुरस्कार माननीय जिलाधिकारी अभिजीत जी राउत जलगांव और माजी विधानसभा अध्यक्ष अरुण भाई गुजराती और अन्य बाकी रोटरी के मान्यवर से हस्ते रोटरी उत्सव में ये मेरा अवार्ड का ये हुआ, अवार्ड दिया गया। इस सेकंड फोटो में आप देख रहे हैं एडवोकेट उज्जवल जी निकम और गुलाब राव जी देवकर, इनके हाथ से समाज का जो काम है, समाज में जो गिने चुने लोग हैं उनके मेरे फार्मर की वजह से मेरे को एक अवार्ड, फोटो आप देख रहे हैं। और ये विठल रुक्माई पुरस्कार ये भी ये साल का है, आदरणीय अरुण भाई गुजराती माजी विधानसभा अध्यक्ष, उनको अवार्ड मिला। नेक्स्ट। ये हरिभाऊ जावड़े माजी खासदार हो तो नहीं है, अपने साथ गुजर गए हो, उनके हाथ से भी मेरे को एग्रोवल का आदर्श स्त्री पुरस्कार मिला था। ये बाद में देख रहे हैं अपने 40 गांव के आमदार उनमें दादा हाथ से ही मेरा सत्कार हुआ।
बाद में का फोटो जो है हमारे चोपड़ा के आमदार बापू साहब कैलाश गोरख पाटिल, उनके हाथ से भी मेरा सत्कार हुआ। ये देख रहे एक संस्था रिसर्च फाउंडेशन, उसमें माजी विधानसभा अध्यक्ष अरुण भाई चोपड़ा, इनके हाथ से भी मेरा गौरव हुआ था। ये बाद में इतना ये अवार्ड मिलने के बाद में गांव-गांव के लोग, अच्छे-अच्छे जो गिने चुने लोग हैं, पॉलिटिकल हो या कुछ अच्छे फार्मर हो, उनके हाथ से सत्कार वो करते गए। नेक्स्ट। जब भी मिला, जब वेबिनार हो या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हो, उसमें जब मौका मिलता तो मैं गाइडलाइन उनको देता, एग्रीकल्चर फार्मिंग में हो या पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल, इनके हाथ से ही मेरा अभी फंटास्टिक फार्मर अवार्ड माई एफएम, इनके हाथ से सत्कार हुआ। ये आप जो देख रहे हैं, इसमें मराठी में मैंने लिखा है पीक पद्धतीत आणली विविधता। जो पीक पद्धति है दोस्तों, अपने ये चल रहा है, जग चल रहा है, उसके साथ चलना है। खेती में भी वैसा कुछ बदलाव सुझाव किया तो खेती आसान और कुछ मुनाफा की हो जाएंगी। वो हिसाब से मैंने एक खेती में अलग अलग प्रयोग किए, वह मैं अभी बताऊंगा। नेक्स्ट सर। ये अपना सी ठावे, जो जो अपने को मालूम है और लोगों को बताने का ये तरीके से। ये पहला फोटो आप देख रहे हैं, केले में इंटरक्रॉप चौली। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती, और हमारे जलगांव में जो बर रहता, ज्यादा हीट होती, उससे केली को प्रोटेक्शन भी मिलता। यानी मेरी उस भाषा में आम की आम गुठली की दाम, ऐसा फोटो आप पहला देखे। दूसरा, जलगांव जिला में मैंने सब सरफेस ठिबक, जो जमीन के अंदर 1.5 फुट अंदर वो नीचे डलवाई थी, और उसमें मैंने शुगर कैन और आलू की खेती आप देख रहे हैं। अंडरग्राउंड सब सरफेस ठिबक उसको बोलते, वो मैंने प्रयोग किया था, वो आप फोटो देख रहे हैं। नेक्स्ट। ये जो मेरे अलग अलग प्रयोग हुए, जब मेरे खेती में मेले हुए, तो सब इधर तालुके के फार्मर, डिस्ट्रिक्ट के फार्मर आप देख रहे हैं। ये पहला जो फोटो आप देख रहे हैं, उसमें चना और शुगर कैन, गन्ना। दूसरा फोटो में भी सब अपने कृषि विभाग के, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सब अधिकारी दिख रहे हैं, और फोटो में सब फार्मर दिख रहे हैं। नेक्स्ट। ये भी ऊपर का जो फोटो आप देख रहे हैं, उसमें गन्ना, ये इंटरक्रॉप है, ड्रिप इरिगेशन। सेकंड फोटो आप देख रहे हैं, केले में जब धूप काला ज्यादा रहता तो उसको कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए, मैंने ढैंचा डलवाया था। तीसरे फोटो में आप देख रहे हैं, ये जो सब कृषि अधिकारी आए हुए हैं, ओनियन नर्सरी। केला जब हम लगाते मृग बाग में जून जुलाई में, जब उसमें हम ओनियन नर्सरी कर लेते, वो शॉर्ट ड्यूरेशन में एकड़ में 2 लाख से 2.5 लाख तक सीड बेचे जाने के बाद में पैसा शॉर्ट ड्यूरेशन में मिल जाता है। उसके बाद में आप जो ये फोटो देख रहे हैं, उसमें मक्का, मेज और स्वदेशी कपास में अल्टरनेट 5 फीट पे कपास, और उसके बीच में एक लाइन मक्का की, उसको स्वीट कॉर्न बोलते हैं आप। 75 डेज में हार्वेस्टिंग। इसमें एकात्मिक कीट व्यवस्थापन, आईपीएम टेक्नोलॉजी जिसको आप बोलते हैं, एकात्मिक कीट व्यवस्थापन। ये स्वीट कॉर्न वजह से 75 डेज में भी मिला, और कपास की जो कीड़े आए उसको प्रोटेक्शन भी मिला। आईपीएम टेक्नोलॉजी का भी फायदा हुआ। नेक्स्ट सर। ऊपर का फोटो आप देख रहे हैं, ओनियन का 2002 में जब 18 टन उत्पादन मैंने लिया, जब मेला हुआ था, बहुत बड़ा मेला हुआ था, वहां आए हुए फार्मर। सेकंड है, ब्लू बैगिंग किया है केला को, एक्सपोर्ट केला। वो एक्सपोर्ट केला जो है, उसको सब इंजेक्ट करके और बैगिंग करके, वो उसका निर्यात, जो उसका ज्यादा पैसा क्षेत्र को मिल सके, वो हिसाब से क्वालिटी के साथ, अभी अपने को क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी बनाना है, वो हिसाब से हम निर्यात के लिए करते हैं। ये आप फोटो देख रहे हैं, वो भी ओनियन
के जो मेला हुआ था उसमें की है, उसमें आए हुए फार्मर और सब अतिथि पॉलिटिकल लोग सब, आदरणीय सुरेश दादा जैन जलगांव से वो भी आए थे। नेक्स्ट, ये भी सब मेरा जो फार्मिंग देखने को आए हुए फार्मर लोग हैं उनके ही फोटो है। नेक्स्ट, ये ओनियन और चना, और सेकंड फोटो आप देख, केला में वाटरमेलन, अंतरपिक कलिंगर। एक केला जो है दोस्त, केला 1 साल या 1.5 साल तक आता है, वैसे ही गन्ना है। में खेती में फार्मर के हाथ में कुछ पैसा आ जाए तो उसको खर्चा करने को पैसा किसके हाथ आगे बढ़ाना ही नहीं पड़ता, ना बैंक के पास जाना पड़ता। यदि उसने इंटर क्रॉपिंग कर लिया, शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको पैसा मिल गया, समझ लो मैंने जैसा वाटरमेलन किया, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, बड़ा जो क्रॉप, 12 दिन का जो क्रॉप है, उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लेने के बाद में, मुनाफा मिलने के बाद में वो खर्चा करने को फार्मर को मिल जाता है। वैसा ही मेरा प्रयोग, यही ओनियन फार्मर को आए हुए हैं। ये मेज जो है वो ड्रिप इरिगेशन और प्लांटिंग, इसके यांत्रिकीकरण ट्रैक्टर से उसको लगाया है। नेक्स्ट, ये स्वीट ऑरेंज मैंने मौसमी और उसमें लगा है चना, और बाद में का जो फोटो आप देख रहे हैं उसको अपन 3 in 1 क्रॉप बोलेंगे। 3 in 1 बोले तो उसमें है पेरू, गौवा में बैंगन और दोनों गौवा के बीच में झेंडू, गेंदा, आप उसको गेंदा बोलते हैं। गेंदा से निमेटोड्स का कंट्रोल भी होता है, और फ्लोरिंग जो है, मधुमक्खियां आने को गेंदा बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैंने ऐसा 3 in 1 क्रॉप पैटर्न किया था। नेक्स्ट, ये स्प्रिंकलर पे ग्राउंडनट, आप जिसको मूंगफली बोलते हैं, मौसमी में ग्राउंडनट ऑन स्प्रिंकलर पर, इसमें पानी की बचत भी होती और उत्पादन भी ज्यादा आता। ये देख रहे हैं आप झेंडू, और उसमें जो चना और पेरू, गौवा, जाम, ये भी 3 in 1 क्रॉप है। ये सब अच्छा प्लॉट था, सब लोग इधर उधर से देखने को आए और सक्सेस। ये मेरी खेती में जब खेती आते हैं तो उनको भी मैं मार्गदर्शन करता हूँ। ये इसका फोटो आप देख रहे हैं, सब फार्मर नीचे बैठ के। केला और ओनियन ये आप देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, शॉर्ट ड्यूरेशन में ओनियन आ जाता। ये झेंडू और इसमें पेरू। नेक्स्ट, हाँ जरा ऊपर लीजिए, जरा ऊपर लीजिए। हाँ सॉरी, लीजिए, एक तिल्ली का फोटो है, केली का, वो अच्छा फोटो, इंटरक्रॉप केली, हाँ सॉरी, एक करेक्ट। ये देखो दोस्तों, जब हम फरवरी में केला लगाते हैं तो इसमें तिल्ली डालते हैं मैंने ड्रिप इरिगेशन पे। उसका फायदा ऐसा हुआ, तिल्ली बोले तो नाइट्रोजन और प्रोटेक्शन, केली को प्रोटेक्शन मिलने के बाद में जो हमारे तरफ जलगांव में 47-46 टेम्परेचर रहता है, जब अपन समझ लो लोग अपन या तुम मैं घर में फैन लगा के, कूलर लगा के, एसी लगा के बैठते हैं, तो पीक तो कुछ नहीं कर सकता। वो इसको केली को प्रोटेक्शन, ये हमने तिल्ली ऐसे लगाई थी, और एकड़ में 5 क्विंटल तिल्ली भी आ गई ओनली 100 डेज में। 100 दिन में तिल्ली का क्रॉप भी आ गया, बाद में केली भी अच्छी आई, उसका तिल्ली का जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, ये भी फायदा ही रहा। ऐसे अलग अलग के फायदे इंटरक्रॉपिंग से मिलते हैं। नेक्स्ट सर, अभी मेरा ये प्लांटिंग जो है कस्टर्ड एप्पल, सीताफल, मैंने बैंगन लगाए थे। जो अपन हॉर्टिकल्चर खेती करते, हॉर्टिकल्चर बोला तो कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते दोस्तों। तो उसमें फार्मर के पास पैसा आना चाहिए, वो हिसाब से इंटरक्रॉपिंग उसमें किया जाए, एक ये किया तो उसमें अपना जो खर्चा है वो निकलता रहता। बाद में क्रॉप जब बड़ा हो जाता, 4 साल का, 5 साल का,
जब इंटरक्रॉपिंग हम बंद करते हैं, ऐसे तरह के इंटरक्रॉपिंग पैटर्न। नेक्स्ट। ये जो हमारे केवीके के साइंटिस्ट और चोपड़ा तालुका कृषि अधिकारी ये प्लॉट देखने को आए थे, जबकि नेक्स्ट। तो दोस्तों, जैसे जलगांव डिस्ट्रिक्ट या खानदेश के और महाराष्ट्र के फार्मर तो आए, लेकिन मैं सौभाग्य समझता हूं, जैन इरिगेशन का प्याज करते टाइम में फॉरेनर भी बहुत आ गए। तो वही फोटो अभी मैं बताना चाहूंगा, ये आप देख रहे हैं। नेक्स्ट सर। ये देख लिए दोस्तों, सब फॉरेनर ओनियन खेती देखने को मेरी खेती में आए थे और बहुत सारी खेती मेरे को अच्छा लगा। इतने दूर से लोग आने के बाद में उन्होंने भी मेरे को फीडबैक अच्छा दिया। बहुत सारी खेती अच्छी की है, ओनियन प्रोडक्ट किया है, पानी की बचत भी की है और ऐसे सुझाव उन्होंने बहुत अच्छे दिए। नेक्स्ट। ये देख सकते हैं आप प्याज एकड़ में 18 टन 2002 में और तुषार सिंचन पर। नेक्स्ट सर। ये सब फॉरेनर लोग मेरी खेती में आए हुए हैं। ये फैमिली के फोटो, उसके साथ में घर को भी लाए उनको। नेक्स्ट। ये सब फार्मर, ये अपने जैसा खानदेश या हमारे महाराष्ट्र में पूजा या नारियल टोपी पहनाते, वैसे वो फॉरेनर को हमने टोपी, उनको भी बहुत खुशी हुई थी। घर में पूजा पाठ करके उनको वेलकम किया। अपनी संस्कृति जो है, संस्कृति भारतीय संस्कृति के अनुसार, ये मेरा गेंदा का खेत में मेरा फोटो। और मैं अभी नर्सरी भी मैंने किया है, वाटरमेलन के रोप या कुछ केला के रोप गार्डनिंग करने के लिए उसका हमको यूज होता है। ये शेडनेट हाउस, ये चना और उसमें गन्ना एक बैल से कल्टीवेशन करते हुए, सब ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी मेरी तरफ है। जो हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं उसके लिए सारे बहुत इंस्ट्रूमेंट अलग अलग लगते हैं। एक उसका यूज कर रहे हैं। देखो ये इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो है एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत जरूरी रहते हैं। बैल चलित, ट्रैक्टर चलित, ये सब सारे मेरे, ये दिखाइए आप, ये सब औजार। नेक्स्ट। हाँ, ये सब बोलते, आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलता, पर उस पे सॉल्यूशन तो निकल रहा है। अभी मैंने ट्रैक्टर चलित मल्चिंग लेइंग मशीन आप देख रहे हैं, वो करता और रेंटल पे भी देता, तो बहुत सारा उसमें फायदा हो गया। बहुत बढ़िया काम उससे होता है, मल्चिंग लेइंग मशीन से। सेकंड फोटो आप देखिए, ओनियन नर्सरी बनाना में, बनाना के साथ में 45 डेज में ओनियन नर्सरी हो जाती है दोस्तों। तो उसके साथ में ओनियन भी अच्छा आता, ओनियन की नर्सरी भी अच्छी आती और केला को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये भी अच्छा प्रयोग मेरा सक्सेस रहा। बहुत सारे फार्मर भी कर रहे हैं। खेती पूर्वक व्यवसाय करने के लिए ये शेडनेट हाउस, ये जैसा भी कीड़ा है और खेती में रासायनिक कीटनाशक की दवा से होने वाले दुष्परिणाम तो बहुत सारे अपने को मालूम होंगे। तो हिसाब से लाइट ट्रैप मैंने लगाया है, इसमें जो भक्षक कीड़े है वो ट्रैप हो जाते हैं और उससे नेचुरली कंट्रोल विदाउट पेस्ट जाता है। लाइट ट्रैप आप देख रहे हैं। नेक्स्ट सर। ये पपीता और पपीता में चिली आप देख रहे हैं। किस लोग आए थे मल्चिंग पर, ये मल्चिंग के भी बहुत सारे फायदे हैं। मल्चिंग से पानी की बचत, और उसका आप फोटो और दूसरा देख रहे हैं, उसमें पपीता और इंटरक्रॉपिंग, और जो व्हाइट कवर दिख रहा है आपको, धूप काले के सीजन में पपीता को हम ऐसा क्रॉप कवर लगाते। क्रॉप कवर लगाने से उसकी मॉर्टेलिटी कम होती और उसका जो सनस्ट्रोक से फायदा हो जाता, मर कम होती है। ये वाटरमेलन मल्चिंग पे वो अपने एसडीओ साहब और संचालक कृषि के जो आए थे उन्होंने देखे वो प्लॉट। उसके बाद में दोस्तों खेती करते टाइम में रासायनिक खाद
इतने जमीन खराब कर रहे हैं, ये अपने को समझ रहा है। वो हिसाब से फिर हमने क्या किया, ॲग्रो वेस्ट से बेस्ट, ॲग्रो वेस्ट पासून बेस्ट ज्याला आपण म्हणतो, तो वेस्ट जो रहता है अपना केली का है, कुछ घर का है, उससे मैंने वर्मी कंपोस्ट चालू किया। नेक्स्ट सर। मेरे पास गाय है, ये गिर गाय का आप गोटा देख रहे हैं, सब गिर गाय, उसका गौमूत्र जीवामृत का मैं यूज करता हूँ। नेक्स्ट। ये वर्मी कंपोस्ट का यूनिट देखिए दोस्तों अपना, बहुत इकोनॉमिकली, नेचुरली और कम खर्चे का यूनिट है। वो 2002 से मेरा चालू है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ये आए थे, वर्कशॉप थी मेरे खेत में, जब सब आए हुए अधिकारी वो देख रहे आप, ये जीवामृत फिल्टर हमने ये जो बनाया है ये खुद मैंने डेवलप किया था, इसीलिए मेरे को इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड केवीके जलगांव से मिला था, अमृत फिल्टर। नेक्स्ट। ये जो ढेंचा और सन रहता खेती में गाड़ने से तो जमीन की सुपीकता बढ़ती है, ये फार्मर के लिए अभी बहुत जरूरी है। हम ऐसे बाकी खेती में सन ढेंचा डाल के सेंद्रीय कर्ब बढ़ाने काम और ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट कैसा हुए, खर्चा कम कैसा होगा और जमीन की साथ साथ सुपीकता कैसी बढ़ेंगी, वो हिसाब से हम ऐसा ढेंचा और सन डालते हैं और उसके फ्लोर बाद में उसका कल्टीवेशन करके दबा देते हैं। असेल म्हणाल कल्पना वाढेल शेतकऱ्याची सुबत्ता। दोस्तों ये बहुत सारा प्रोजेक्ट रहा। 2008 में मैंने मेरे घर के टेरेस पर बनाई हुई वाटरमेलन नर्सरी, आप देख सकते हैं, एक टेरेस पर की नर्सरी सर, वाटरमेलन टेरेस पर नर्सरी, तो इतने अच्छा बोंदा टेरेस पे होता क्या है, सकिंग पेस्ट जो है या अदर पेस्ट इतना ऊंचाई पर नहीं जा सकता। जैसा अपन खेती में तैयार करते हैं रोप, तो उसमें खेती में के कीड़े सब आ जाते हैं, फ्लाइंग करते हैं और उसका नुकसान करते हैं। तो टेरेस पर नर्सरी का वही तो ऊपर, और वो प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, देखने को भी अपने को आसान है, दूसरा जान जानवर नहीं ऊपर आ सकता। ये बहुत टेरेस नर्सरी सक्सेस रहा है मेरा, उसका बहुत सारे लोगों ने अभी वो फार्मूला हमारे यहाँ यूज कर रहे हैं, टेरेस पर नर्सरी। हमारे गांव में तो घर घर के टेरेस पे वाटरमेलन के रोप बना लेते हैं। नेक्स्ट सर। ये बनाना इंटरक्रॉप वाटरमेलन दोस्तों देख सकते हैं आप, उसमें खाली गया बरं, ये देख सकते हैं आप, इंटरक्रॉप वाटरमेलन और बनाना दोस्तों, ऑन बेड रेस्ट पे केली लगाना। बहुत सारे लोग लगाते हैं केली, पहले पारंपरिक केली हम नीचे लगाते थे और उसको बहुत सारी मिट्टी लगा के कल्टीवेशन करते थे। जीरो केली पे ना उसमें बैल जाएगा, ना बक्खर जाएगा, ना ट्रैक्टर जाएगा, लेकिन उसका फायदा वो क्रॉप जल्दी आता है, उसका रूट डिस्टर्ब नहीं होता। वो हिसाब से रूट ड्रोन डिस्टर्ब अपन नहीं किया तो केली अपनी महीना 2 महीना जल्दी आती है। देख सकते हैं आप, एक कृषि अधिकारी हमारे ठाकुर साहब आए थे, जिला कृषि अधीक्षक जलगांव, उनके प्लॉट विजिट हुआ था। नेक्स्ट सर। यही वाटरमेलन का प्लॉट केली में, ये मेरे यहाँ अपने हुई थी, एक किरण कोकाटे साहब, संचालक विस्तार शिक्षण महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, ये घर को आके हमारा एक सेमिनार हुआ था छोटा सा, ये मेरी खेती में का जो केला एक्सपोर्ट हो रहा है दोस्तों, वो देख सकते हैं आप, सेकंड फोटो, केला की हार्वेस्टिंग चल रही है। ये मेरे खेत में किरण कोकाटे साहब केवीके के शास्त्रज्ञ आए थे, वो फोटो आप देख रहे हैं। और आज का जो विषय है सर, आज तुमने जो मेरा विषय दिया था फार्म बर्निंग, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा हाईवे पे खेती है, उसमें बांस जिसको हम बांबू बोलते हैं, वो ऐसा पूरा बांबू, ये देख सकते हैं आप, सर एरो बता रहे हो, देख सकते हाईवे, और वो बांस के उधर मेरी खेती है। तो बाहर से दोस्तों खेती में नहीं दिखती थी, खेती में क्या लगा है वो भी दिखता नहीं था। आप बंच एक, इस पर कम से कम 50 से लेकर 150 बांस निकले दोस्तों। मैं तो उसके बाद में और बोलता ही
नेक्स्ट सर। ये टर्मरिक की खेती भी मैं करता, हल्दी। ये जो बॉयलर है वो मैं ए टू जेड प्रोसेस, प्लांटिंग टू प्रोसेस, इसमें खेती में से हल्दी निकलने के बाद में ये जो बॉयलर है उसमें हम बॉइलिंग करते हैं। ये सेकंड मशीन देख रहे हैं आप, ग्रेडिंग कर रहे हैं। ये मेरा हल्दी का फोटो खेती का। और आखिरी प्रोडक्ट जो है पाउडर भी हम बनाते हैं, पाउडर बेचते हैं। ये मेरा जिंजर, अदरक, अदरक का खेती। नीचे का फोटो में अदरक की खेती। ये फाइनल प्रोडक्ट देखिए आप, ये हमारा ब्रांड। सब हम एक आधा किलो, 5 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक जिसको लगे वैसे ऑर्डर से सबको देते हैं हल्दी। ये हमारे हल्दी का ब्रांड, खानदेशी हल्द पाउडर। ये मेरा मौसमी का मल्ला, स्वीट ऑरेंज। ये जब हमने बाहर गए थे ये ड्रैगन फ्रूट का मल्ला देखने। ये जो नीचे का फोटो है, हाँ एक मिनट, ये काश्तकार तो पकाता है दोस्तों, पर बेचना आसान हो गया अभी। और बेचने देख रहे हैं भाव, कभी 1500, कभी 2000, कभी 400, कभी 500। तो मैंने खुद मेरे हाईवे पर ये स्टॉल दिख रहे हैं, दोनों स्टॉल मेरे रोड के खेत में लगे हुए स्टॉल है। ये खुद का प्रोडक्शन खुद ही बेचना। ये वाटरमेलन के आप देख रहे हैं, मैंने एक येलो वाटरमेलन भी लगाया था। ऊपर का फोटो में देखो, येलो वाटरमेलन है, विशाला बोल के वैरायटी। ऐसे अलग अलग प्रयोग करके और मैंने स्टॉल लगा के खुद बेचने का भी मैंने एक तरीका किया। ये भी आज छोटे फार्मर या बड़े फार्मर हो, उन्होंने डायरेक्ट फार्मर टू, तो ऐसा जो ये कृषि विभाग का ये है, ये बांबू स्टेकिंग। दोस्तों कॉटन में जैसा आप बांधते हैं, करेला बांधते हैं, काकड़ी बांधते हैं, कपास को मैंने बॉम्बे स्टिकिंग किया था। ये आप फोटो देख लीजिए, बांबू गाड़ के उसको तार देके सुतले से ऊपर उसके वो गिरे ना। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन थोड़ा लेबर लगता है, वो हिसाब से आप देख सकते हैं। बांबू स्टेकिंग इन कॉटन, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। ये कोटा ऑफिसर फाउंडेशन जलगांव में, सॉरी बॉम्बे में जो कॉटन निर्यात करते हैं वो टीम मेरे खेत में आई थी। ये सब जो ऑफिस के देखने वाले कॉटन देखने को। नेक्स्ट, ये फॉरेनर और आदरणीय भवराज बहु जैन बीच में का फोटो। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर। हाँ सर, दोस्तों ये आखिरी का फोटो आप देखिए। ये बॉम्बे में जब 2018 में मैराथन हुई थी सर, मैराथन में ये देख रहा मैं भी, सब फार्मर हम धोती और कुर्ता पहन के भागे थे। मैराथन बम्बई में 2018 में फार्मर मैं ले गया था यहाँ से 25 फार्मर, और धोती कुर्ता और टोपी और जय जवान जय किसान के नारे देते सब बम्बई के लोग हमको सलाम करते थे। 2018 में का फोटो, ये बहुत शानदार फंक्शन हमारा हुआ था मैराथन में। नेक्स्ट सर, ये आखिरी स्लाइड है ये प्रेजेंटेशन की। सर शॉर्ट मध्ये। ठीक है, मैं दूसरा दिखाता हूँ, एक ही मिनट है। दोस्तों जब खेती में कुछ प्रगति हुई और नए नए प्रयोग चालू हुए, तो प्रचार व प्रसिद्धि, ये जो वाले हैं या कुछ सकाळ पेपर, देशदूत, एग्रोवन, लोकमत, इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन्होंने प्रयोग उनको पेपर में छपे, मेरे घर को आए, फोन पे कुछ बातें करी, फोटो ले गए, और इनका भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा शॉर्ट में। आप नेक्स्ट सर। हाँ, एक ये तंटा मुक्ति अध्यक्ष जो है, मैं गांव में महात्मा में, मैं तंटा मुक्ति अध्यक्ष के मेरे तरफ 20 साल से काम
उसका भी हमको माचला एक गांव है मेरा, उसको तंटा मुक्ति अध्यक्ष पुरस्कार यानी गांव को अवार्ड मिला था, उसमें 3.5 लाख रुपए का बख्शीस हमको मिला था। ये आप देश में केळीतील अंतर पिकाने दुहेरी फायदा, ये मेरा न्यूज आया है पेपर में। शेतीच्या सेवेतच समाधान मानणारे डॉक्टर निकम, ये भी देखो हेडिंग मैंने नहीं दिया, वो हेडिंग अपने पत्रकार लोगों ने चुने हैं। पूर्णवेळ शेती करणारा डॉक्टर, पूरा टाइम खेती करने वाला डॉक्टर। ये चोपड़ा तालुका का शेतकरी मेला हुआ था हमारे आरसी बापना जलगांव में, बहुत उनका बड़ा काम है। जब मैं मेन गेस्ट मेरे को बुलाया था, जब का ये फोटो है। नेक्स्ट सर। ये कृषी अधिकारी यांच्याकडनं चोपड़ात पिकाची पाहणी, एक कृषि अधिकारी लोग आए थे, मेरे यहाँ वो फोटो है आप देख रहे हैं। सब वर्कशॉप जो था जलगांव का स्टॉप मेरे यहाँ कंपोस्ट देखने को आए थे। ये रोप वाटिका, ये टेरेस पर रोपे फुलून केळीचे पिकवले कलिंगड, ये देख सकते हैं दोस्तों। मैंने जो आपको बताया टेरेस पर वाटरमेलन नर्सरी, तो वाटरमेलन नर्सरी टेरेस पर उसकी भी न्यूज आई थी। और ये सब आप देख सकते हैं, ये सब न्यूज पेपर के है, उस पर नजर लगाइए सिर्फ। ये देख सकते हैं आप, एकरी 2.25 लाख का कमाई, ये देख सकते हैं। ऐसा मेरे ये न्यूज प्रगति माणसांचे डॉक्टर आणि शेतीतले मास्टर, ये भी बहुत अच्छा हेडिंग दिया था। ये सब जो न्यूज है, मैंने बटाटा भी लगाया था, वो बटाटे की न्यूज है। काळी आईची सेवा करणारे डॉक्टर रवींद्र निकम बनले आदर्श शेतकरी, जब वो 2002 की न्यूज है ये आप देख सकते। ये जो है शेतीच्या बांधावर फळबाग, ये भी मेरा 2002 से प्रोजेक्ट चालू है, इसका फोटो आप देख सकते। धन्यवाद दोस्तों। मैं अभी सर को विनंती करूंगा, अपना जो एक पेपर कातरन है वो आप बता दीजिए। और मैं अभी दोस्तों मेरा सब्जेक्ट है बांध पे बांस या फळबाग। दोस्तों आप विचार करेंगे, सर अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट हो गया है सर। हेलो। हाँ सर, अभी सर सुनाई आवाज आ दे रही? रहा है। हाँ आ रही सुनाई है दे रहा? अभी। हाँ सॉरी 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 दोस्तों, ऐसे तरीके से मेरा प्रेजेंटेशन आपने तो देखा। अभी अपना जो मेन सब्जेक्ट है बाग या फळबाग लगाना। दोस्तों ये न्यूज में की अभी चालू लेटेस्ट बात में है, और ये सच है। अभी भी ये बात आप देख, मैंने पूरा बांबू हार्वेस्टिंग किया। मेरा हाईवे पर 14 एकड़ खेती है, उसमें हाईवे को लगाकर बहुत सारी जगह पड़ी हुई है। दोस्तों आज बलरामपुर की बात करें, इतना लंबा हाईवे है, 260 किलोमीटर मेरे ख्याल से हाईवे की लंबाई होगी, और उसके बाजू में इतनी बड़ी जगह पड़ी है। और या मान लो दूसरे अपने जो विलेज रहते छोटे बड़े हाईवे को लगाकर, गांव के रास्ते, वो भी रास्ते बहुत बड़े हैं। और जहां अपने नदी नाले हैं, वहां बांबू लगाना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी काम है। मैंने वैसे ही हाईवे को लगाकर ये बांबू लगाए। अभी उसकी दूसरी तुड़ाई हुई, 3 तुड़ाई हुई थी, उसमें भी मेरे को अच्छा बांबू मिला। और दूसरी तुड़ाई अभी हुई, उसमें मेरे को 20 से 30 फुट के 3000 बांबू मैंने काउंट किए हैं। वो बांबू लगाने से मेरे को तो मुनाफा हुआ ही, लेकिन खेती में जो आप क्रॉप लगाते, समझ लो तुम्हारा कुछ भी केला हो, कोई भी क्रॉप हो, उसमें विंड ब्रेक, जिसको हम वारा रोधक बोलते हैं, अभी हवा बहुत तेज से चलने लग गई। आज रावेर में देखेंगे, बरहानपुर में देखेंगे, हवा के वजह से बहुत नुकसान केली का हो जाता है। यदि बांध पर ऐसा बांस लगाया, बांबू लगा दिया, तो विंड ब्रेक, उसको आप वारा रोधक बोलते हैं, फायदा हो जाता। दूसरी बात, गर्म हवा और ठंडी हवा जो चलती है, उससे भी क्रॉप का प्रोटेक्शन हो जाता दोस्तों। तीसरी बात गिरते हैं, उससे खेती में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत बढ़ता है। चौथी बात, उसकी जो जड़ें है, जड़े से पानी पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग खेती में बढ़ती है, वो भी काम अपना होता है।
दूसरी बात, अभी व्हीकल का जब देखे जाए तो अपना हाईवे पर इतनी व्हीकल चलते हैं, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड वायु छोड़ते, उससे CO2 से अपना बात जो है वो O2 छोड़ता, और उसमें पर्यावरण का समतोल, जो निसर्ग का समतोल है वो भी रखे जा रहा। तो ऐसा बांध लगाने से बहुत सारे फायदे, और मैं वही बोलता, आम का आम गुठली के भी दाम, वैसे हिसाब से बांस से या तुम फल कुछ भी, मेरे बांध पर बांस ही नहीं तो मेरे यहाँ सीताफल है, आम है, नारियल है, जामुन है, रामफल है, करके सब प्रकार के फल मैंने बांध पे लगाए हैं। क्योंकि फार्मर को आज बांध पे जो झाड़ लगते, उससे जो खेती को प्रोटेक्शन मिलता। मैं मेरी बांधावरची फळबाग, बांध की फळबाग जो है अपनी काली आई जो बोलते हैं अपन, काली माता, उसका सिर पर का पदर है दोस्तों। माँ सिर पर पदर लेती है, वैसा काली आई का, काली मिट्टी जो है अपनी, उसका सिर पर का पदर, घूंघटा जिसको आप बोलेंगे, वैसा उसका घूंघटा है। ऐसा बांबू लगाने से बांध पर जो अपना फल लगाने से बहुत सारे फायदे हैं। दूसरी बात, अपने को ऑर्गेनिक फल अपने घर को मिल जाते हैं। सर अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट हो गया है सर फिर से। ओके। हेलो। हाँ सर, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, तो साथ में इतने फायदे होने के बाद में अपने को जो मीठे फल मिलते हैं और ऑर्गेनिक फल मिलते हैं, खेती सर आ रही आवाज? हाँ सर, आ रही है अभी। सर फिर से म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कीजिए सर। हेलो सर, अनम्यूट कीजिए सर, फिर से म्यूट हो गए आप। सर अनम्यूट कीजिए सर। हेलो। हाँ सर, अभी सुनाई दे रहा है। सर फिर से आवाज गई आपकी। म्यूट होते हैं। निगम सर अनम्यूट कीजिए ना। हाँ अभी आ गए हैं, फिर से म्यूट हो गए। हाँ अभी कंटिन्यू कीजिए सर। आ रही आवाज अभी? हाँ आ रही है। से दोस्तों बहुत सारे फायदे, बांध पे झाड़ लगाने से बहुत सारे फायदे हैं, इतना मैं कहना चाहूंगा। और आपने मेरा प्रेजेंटेशन देखा, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो दूसरे वक्ता हैं उनका स्पीच होने के बाद हम सवाल जवाब रखेंगे। तब तक आप अगर रुकोगे तो अच्छा होगा सर। निकम सर। येतोय आवाज? हाँ ये तो थोडं मला कार्यक्रम, सॉरी। हम एक काम करते हैं, किसी के सवाल हो गए सर से हाँ, तो कोई हम कोई कोई होंगे तो पूछ लो। अब हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े, अगर किसी को इसके बारे में सवाल हो गए तो निकम सर से आप पूछ सकते हो। क्योंकि उनको एक दूसरे प्रोग्राम में जाना है तो वो अभी प्रोग्राम छोड़ने वाले।
किसी का कोई भी सवाल होगा तो अनम्यूट करके पूछिए। अगर आज नहीं पूछ सकते तो मैं आपको निकम सर का नंबर जरूर शेयर करूंगा, तो आप उनसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। शायद से कोई पूछ नहीं रहा है, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ निकम सर जी, कि आपने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया है। किसान होकर भी इतना सारा अचीवमेंट, ये बहुत ही सक्सेसफुल किसान आप हो बने हो। और इसके अलावा आपने जो टेक्निक बताया इंटर क्रॉपिंग का, मल्टी क्रॉपिंग का, इसके अलावा जो बंड फार्मिंग है जिसमें बाम्बू, कस्टर्ड एप्पल, ऐसे अलग अलग फ्रूट्स के प्लांटेशन का भी के बारे में आपने बताया, तो ये बहुत ही किसानों को मदद होगी। ऐसे अगर टेक्निक अगर कोई किसान करता है तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये बात कहकर मैं रुकता हूँ। निम्बालकर सर, आप कुछ बात करना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए सर। हॅलो. हाँ बोला ना। हा, नमस्कार सर. सर, डॉक्टर साहेबांनी एक गुणधर्म सांगितला, एक महत्वाची गोष्ट सांगितली की काळानुसार शेतकऱ्याने बदललं पाहिजे. आणि त्यानुसार जर बदललं, पाणी, पीक व्यवस्था, संस्कृती आणि याचं एक मिश्रण करून शेतीला आपल्या विज्ञानाचा फायदा घेता येईल. स्वतः डॉक्टर राहून त्यांनी एवढी शेती फुलवली आहे आपल्या जळगाव जिल्ह्यातच. एक चांगली गोष्ट आहे. काळानुसार बदलणं हा एक मोठा संदेश सरांनी इथे दिलाय. तर हीच एक मोठी गोष्ट आहे. आणि बांधावर शेती कशी, बांधावर बांबू कसं लागू, म्हणजे बांबूतून काय फायदा आहे, ही एक आणखी चांगली एक थीम त्यांनी सांगितली. तर सर, आम्ही मिशन 5 छान असा मोठा उपक्रम राबवतो. पाण्याच्या बचतीचं काम करतोय आणि या वेबिनारच्या माध्यमातून आपण अनेक पैलूची जे लोक आहेत त्यांना एकत्र आणून आपण काम करतो. तुमचा एक चांगला असा जो उपक्रम तो तुम्ही इथे सांगितला, त्याच्यावर आम्ही फेसबुकच्या माध्यमातून किंवा आमच्या ग्रुपच्या माध्यमातून आपली जी थीम आहे ती लोकांपर्यंत नक्कीच पोहोचवू. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया निम्बालकर सर। हाँ राठौड़ गुरुजी, आप कुछ बात करना चाहते हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है राठौड़ गुरुजी। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया निम्बालकर सर। मैं अभी ज्यादा वक्त न लेते हुए निकम सर आपको बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ। ये हमारा अकेले का प्रोग्राम ने, हमारे तापी नदी की बहुत बड़ी टीम है। जैसे आज हमारे साथ निम्बालकर सर है, डॉक्टर HM पाटिल सर है, और बहुत सारे मेंटर जो हमारे साथ में रहते हैं, जो ये सारा काम हमें बहुत ही अच्छी तरह से करने में मदद करते हैं। तो मैं उन सभी के तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारी टीम के तरफ से। और आप हमसे जुड़े रहिए आगे भी, ऐसे आपको मैं विनती करूंगा। जब भी हमें आपका मार्गदर्शन लगेगा तो हम आपसे जरूर बातचीत करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज के हमारे अगले वक्ता हैं स्नेहल पटेल जी, उनका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और उनके बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि सर सूरत में और नेचर क्लब, नेचर क्लब करके उनका NGO है। इसके अलावा सर खुद मैकेनिकल इंजीनियर है। उन्होंने डियर ब्रीडिंग का, इसके अलावा वेट लैंड का काम किया है। और सर खुद अपना सारा बिजनेस संभाल कर आज भी
वो सीनियर सिटीजन है फिर भी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और सर पिछले मतलब 1984 से नेचर क्लब के जो भी उनका नेचर क्लब है उसके माध्यम से सूरत में और सूरत के आजू बाजू के एरिया में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप अपना टॉक शुरू कीजिए। मैं एक ही मिनट आपका प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ सर। एक ही मिनट। ये प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए जो भी सब ऑर्गेनाइजर्स है उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम ऑनर्ड कि मुझे ये वेबिनार के लिए बुलाया गया है। और जैसे सर ने बताया कि मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। ये एनजीओ 1984 में मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने इंजीनियरिंग का एजुकेशन ख़त्म करके मैं वापस सूरत सिटी में आया तो मेरे को ये सूरत सिटी काफ़ी डल और सिटी के अंदर कोई नेचर के बारे में नहीं सोच रहा था। सिटी में सिर्फ कंक्रीट का जंगल बन रहा था। तो हम 3 फ्रेंड्स ने मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था नेचर क्लब सूरत, और जिसके अंदर से हम नेचर अवेयरनेस और नेचर कंजर्वेशन की काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आपको मैं स्लाइड आऊँगा हमारी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट। नेचर क्लब में अभी करीब 2000 लाइफ मेंबर्स है और करीब 2 से 3 हजार के बीच में एनुअल मेंबर्स है और करीब 100 जितने पैटर्न मेंबर्स भी है। नेक्स्ट। नेचर क्लब के जो प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर एक प्रोजेक्ट है डियर ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। जो हिरन है उसका पॉपुलेशन का जो नियर बाई फॉरेस्ट है, इधर से करीब 100 किलोमीटर दूर डांग फॉरेस्ट है। डांग फॉरेस्ट के अंदर अभी हर बचे हैं, यानी ये डियर्स सांबार वगैरह बहुत कम है। तो ये जंगल को रिस्टोर उसका एक स्टोर करने के लिए हम लोगों ने ये करीब 12 साल पहले एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो जिसमें हम जू के अंदर सरप्लस जो हिरन रहते हैं उसको हम इधर लाते हैं, उसको ब्रीड कराते हैं और उसका जो सेकंड जनरेशन है बेबीज उसको हम वाइल्ड करते हैं। और ये बेबीज ऐसे ट्रेन किए हैं कि वो आदमी के पास नहीं आते हैं, क्योंकि ये ब्रीडिंग सेंटर में हम मिनिमम ह्यूमन कांटेक्ट में आने देते हैं एनिमल्स को और फिर ये जंगल में छोड़े जाते हैं। तो दिस इज अ यूनिक प्रोजेक्ट। पूरे इंडिया में शायद कोई एनजीओ ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चला रहा है कि जिसमें जंगल की जो वाइल्ड लाइफ है उसको ब्रीड करके रिस्क का। नेक्स्ट। वल्चर कंजर्वेशन। आप सबको पता ही होगा कि वल्चर का पॉपुलेशन पूरे एशिया में ऑलमोस्ट 98% कम हो गया है। और उसका कारण ये था कि एक मेडिसिन है डाइक्लोफेनेक जो वेटनरी डॉक्टर्स कैटल को इंजेक्ट करते हैं उसको पेन रिलीफ करने के लिए। और जब कैटल मर जाते हैं और वल्चर उसको खाते हैं तो वल्चर में भी पॉइजनिंग हो जाता है, गाउट बोलते हैं उसको। उसके कारण अपने वल्चर्स का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 98% खत्म हो गया। तो हम लोगों ने इधर किया है सूरत में, उधर काफी वल्चर बचे थे, करीब 70 to 80 वल्चर्स। तो उधर हमने डाइक्लोफेनेक जो एनिमल में किया है और जो
मर जाते हैं उसको हम इधर लाके वल्चर को खिलाने के लिए रखते थे, और करीब 80 वल्चर्स इधर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एरिया में इंडस्ट्री आ गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, तो उसके हाई टेंशन लाइन वगैरह जाने से ये का ग्रुप पूरा इधर से माइग्रेट होके गुजरात का दूसरा एरिया में अभी चला गया है। नेक्स्ट। नेचर क्लब का एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है एनवायरनमेंट एजुकेशन इन स्कूल्स। तो हमारे वॉलंटियर्स है और संस्था के 2 फुल टाइमर्स है जो हर महीने करीब 20 से 25 स्कूलों के अंदर जाके प्रोग्राम करते हैं और वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट ये सब के बारे में उधर समझाया जाता है, उनको में ले जाके ये सब हम बताते हैं। नेक्स्ट। ट्री प्लांटेशन भी एक हमारा बहुत बड़ा काम है, जिसके अंदर हम पौधे लगा के उसको भूल नहीं जाते हैं। करीब वो 15 से 20 फुट लंबाई के नहीं होते, 3 साल तक उसको केयर करते हैं। जहाँ पे पानी नहीं मिलता है उधर वाटर टैंकर से भी पानी डाला जाता है। और ये जो पौधे हम लगाते हैं वो अपने इंडिजिनस प्लांट्स है, अपने मुल्क के ये सब पौधे हैं। तो ऐसा पौधा लगाने से अपनी बायोडाइवर्सिटी को बहुत फायदा होता है। जैसे कि अपने जो पक्षी है और मधुमक्खी है, तितली है, उसको जिसमें से खाना मिलता है, ऐसा पौधे हम लगाते हैं। आजकल ट्री प्लांटेशन में ज्यादा तो लोग ऐसे पौधे लगा देते हैं कि जो एग्जॉटिक है, अपने भारत के नहीं है पौधे। जैसे कैनोकेपस लगाया जाता है, पाम ट्रीज लगाए जाते हैं, उसमें से अपना बायोडाइवर्सिटी को कोई फायदा नहीं होता है। नेक्स्ट। हमारा ये एक प्रोजेक्ट है वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये एक तालाब है जो तापी नदी के पास है, और ये तालाब में पहले काफी हंटिंग और पोचिंग हो रहा था। बर्ड्स को लोग मार रहे थे, अंदर जो मछली थी उसको पकड़ के ले जाते थे। तो हम लोगों ने भी एक को करीब 10 साल पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेके पूरा उसका फेंसिंग किया है, चेन लिंक फेंसिंग। और उसका जो पेरीफेरी है, बॉर्डर के ऊपर करीब 1500 पौधे लगाए, और वो सब अपने देसी इंडिजिनस प्लांट्स लगाए और उसको केयर किया है। तो कभी भी दिखते नहीं थे, ऐसे बर्ड्स इधर आने लगे हैं और नेस्टिंग भी करने लगे हैं। और पानी के अंदर करीब 2 से 3 हजार माइग्रेटरी डक्स आते हैं विंटर के अंदर। पहले ये कभी नहीं आते थे। और ये लेक के अंदर जो वेजिटेशन हो जाता है, ये लेक के अंदर वाटर हाइसिंस भी बहुत होते थे पहले। तो हम लोगों ने वॉलंटियर की मदद से फुल टाइमर लेबर एम्प्लॉय करके पूरा वाटर हाइसिंस ये लेक में से निकाल दिया है। और अभी ये लेक बिल्कुल नेचुरल लेक बन गया। और हमने उसकी एजिस अपने जो गांव गांव के तालाब में जैसा वेजिटेशन होता है, ऐसे टाइप के वेजिटेशन लगा दिए हैं। तो करीब 120 टाइप के बर्ड्स इधर देखने को मिलते हैं। करीब 40 अलग अलग तितलियां देखने मिलती है, और ऑटर भी इधर मिलते हैं। नेक्स्ट। ये ऑटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है हमारा, जो तापी नदी है सूरत का एरिया में। तापी नदी के ऊपर छोटे छोटे डैम बनाए हैं, वियर कॉजवे। तो उसके पीछे काफी सैंड जमा, छोटी छोटी आइलैंड्स बन गई है। और ये जो ऑटर्स है, जल बिलाड़ी, जल बिल्ली, वो लोग इधर अपना बरोस करते हैं और सैंड के अंदर
टनल जैसा बना के अपने बच्चे को अंदर जन्म देते हैं और ग्रेजुअली इसका पॉपुलेशन बढ़ने लगा है। ये जल बिल्ली एक बहुत एंडेंजर्ड एनिमल हो गया था। साउथ गुजरात में कहीं पर भी नहीं थे, लेकिन ये प्रोटेक्शन मिला तो उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और थे वो लोग जब मछली पकड़ते हैं तो उनके नेट को ये जल बिल्ली उसको फाड़ देती है। तो हम लोगों ने फॉरेस्ट के साथ मिलकर ये जो फिशरमैन है उसको एजुकेट किया, और अगर उस उनकी जो नेट है वो अगर ये जल बिलाड़ी उसको फाड़ देती है तो हम उसको फ्री में रिप्लेस करके देते हैं। तो वो लोग अभी जल बिल्ली को मारते नहीं है। नेक्स्ट। जो रिवर तापी है उसके अंदर मगर भी आ गए हैं, क्रोकोडाइल्स। ये पहले बहुत कम थे, लेकिन अभी उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा है, क्योंकि क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को मारने वाला कोई नहीं है इधर। और आपको पता होगा वो हर साल करीब 30 से लेके 50-60 अंडे रखते हैं, और उसमें से उसके छोटे छोटे आते हैं। ये सूरत के तापी नदी के अंदर अभी करीब 50 मगर देखने मिलता है सूरत के एरिया ही। तो हम लोगों इसके बारे में जो रिवर के पास रहते हैं लोग उसको एजुकेट करते हैं, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आने का वो हम लोग उनको समझाते हैं। ये भी एक हमारा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट। वाटर हाइसिंस। तापी नदी के अंदर बहुत सारा वाटर हाइसिंस हो जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल कर, उसका सर्वे किया था। सूरत के लिमिट के अंदर करीब 25 किलोमीटर तक तापी नदी जा रही है, और हर साल ये वाटर हाइसिंस हो जाते हैं। तो उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया कि इसको निकालने का कैसे, उसको निकाल के क्या उसमें से ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने का, उसको ड्राई करके उसके पैलेट बनाने के, जो सूरत की टेक्सटाइल बॉयलर में काम आएगा जलाने के लिए। और जो स्मशान भूमि है उसमें लकड़ी के बदले ये वाटर हाइसिंस को कॉम्पैक्ट करके पैलेट्स बना के जलाने का, ये भी एक हमारा अभी प्रोजेक्ट चालू है। और ग्रेजुअली उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये जल कुंभी निकालने का मशीन लाए हैं, और अभी तो वो लोग बाहर निकाल के उसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको कैसे यूज करने का उसके ऊपर हम सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट। ये एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हम आम बोलते हैं, जहाँ पे एग्जॉटिक एनिमल है और डोमेस्टिक एनिमल्स है, जो रखने के लिए कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गुना में हम नहीं आएंगे। ऐसे एनिमल्स इधर रखे हैं, और बच्चों को ये इसके साथ खेलने देते हैं। वो लोग आके उसको हाथ लगा सकते हैं, तो ग्रेजुअली वो लोग एनिमल्स के लिए दे विल स्टार्ट लविंग देम। एनिमल्स के जो फियर है वो निकलेगा। तो ये भी एक अवेयरनेस का बड़ा काम हम कर रहे हैं। नेक्स्ट। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन। जो वाइल्ड लाइफ सिटी के अंदर आज कभी कभी इंजर्ड हो जाते हैं, और कभी वो पॉपुलेशन आदमी लोग को परेशान करते हैं, तो उसको कैप्चर करके कोई सेफ जगह पे छोड़ने का, ये भी एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जैसा चल रहा है, जिसके लिए हमारे करीब 100 वॉलंटियर्स ऑल ओवर सिटी है, और एक नेटवर्क जैसा बनाया है कि जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो जो नियरेस्ट वॉलंटियर है उधर जाके उनको रेस्क्यू कर लेता है।
और ये हमारे वॉलंटियर्स को हमने ट्रेनिंग दी है कौन सा एनिमल को कैसे हैंडल करने का, अगर कोई स्नेक है तो उसको आइडेंटिफाई करने का कि वो पॉइजनस है नॉन पॉइजनस है, तो अकॉर्डिंगली उसको कैसे हैंडल करना वो सब सिखाया गया है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंसस। अपने सराउंडिंग एरिया में जो भी वेटलैंड है, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, कितने टाइप के रेप्टाइल्स है, कितने बटरफ्लाईज है, वो सब सर्वे करके हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। कभी जब म्यूनिसिपालिटी कोई लेक डेवलप करने वाली है तो हम लोग उसको बता सकते हैं कि ये लेक में ऐसे ऐसे बर्ड्स आते हैं, टाइल्स है, तो उसको कैसे आप डेवलप करो। ये एक हमारा म्यूनिसिपालिटी के साथ काफी टाइम से ये चल रहा है। वी आर नेक्स्ट, फिर हमने ऑब्जर्व किया है कि अपनी सिटीज, शहर के अंदर बर्ड्स को नेस्टिंग करने के लिए जगह नहीं है। जो बड़े बड़े पेड़ थे वो भी नहीं है। कोई बर्ड्स ऐसे है कि वो अंदर जो होल रहते हैं उसके अंदर वो लोग घर बनाते थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि आर्टिफिशियल बर्ड नेस्ट बनाने का प्रोजेक्ट चालू किया है, और सूरत में 120 पब्लिक गार्डन्स है, तो उसके अंदर हम लोग ये पब्लिक बर्ड नेस्ट बना के लगा रहे हैं। और करीब 10-15 दिन के अंदर आधे बर्ड नेस्ट के अंदर ऑक्यूपेंट्स पक्षी आ जाते हैं और अंदर अपना घर बना ले। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक सिटी में ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अपना जो डेवलपमेंट है वो कंक्रीट के डेवलपमेंट ऐसा है कि अंदर कोई हम लोग ज्यादा पौधा नहीं रहने देते हैं, कोई जगह ये पक्षियों को नेस्टिंग के लिए नहीं मिल रहा है, तो आर्टिफिशियल बहुत काम में आ जाते हैं उनको। नेक्स्ट, बच्चों को और एडल्ट्स को अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर करने के लिए हम साइकिल रैलीज और साइकिलिंग प्रोग्राम्स होते हैं सिटी के अंदर। नेक्स्ट, फिर बच्चों को दोनों को बर्ड पक्षियाँ देखने के लिए हम लोग स्पेशल प्रोग्राम रखते हैं, और उसमें हम बाइनोकुलर टेलीस्कोप कौन सा बर्ड है उसको आइडेंटिफाई करने का सिखाते हैं। स्पेशली स्कूल के बच्चे आते हैं ये प्रोग्राम में, पानी के पक्षी है, घास के पक्षी है, जो शिकारी पक्षी है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना, ये सब उनको सिखाते हैं। और लोकल लैंग्वेज गुजराती और इंग्लिश में इसके लिए पब्लिकेशंस भी हमने बनाए हैं। नेक्स्ट, फिर जो जंगल एरिया है वहाँ लोग आजकल बहुत घूमने जाते हैं, लेकिन सब जगह पे प्लास्टिक का कचरा वो लोग छोड़ के आते हैं। फिर क्या करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले और गांव वाले, ये कचरा जला देते हैं। उसके बदले हम लोग हर वीकेंड में एक बार उधर हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं, और ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कचरा है उसको लेके आते हैं वापस, और जो रिसाइकलेबल है उसको रिसाइकल करने के लिए देते हैं, बाकी का लैंडफिल में जाता है। नेक्स्ट, ये एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, नेचर एजुकेशन कैंप्स। बच्चे हो या फैमिलीज हो, उनको हम लोग अलग अलग टाइप के नेचुरल सराउंडिंग में ले जाते हैं। साउथ गुजरात का जो फॉरेस्ट एरिया है उधर हम दिवाली में कैंप करते हैं, फिर समर में हिमालयस में कैंप करते हैं, विंटर में द्वारका है वहाँ पे सी है, हमारा सी कोस्ट, उधर कैंप करते हैं। तो बच्चों लोगों को ये अलग अलग टाइप के जो अपने एनवायरनमेंट है, जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ है, दरिया समुद्र है, उसके पास जाके
तंबू में रहने का और उसके बारे में का। ये हमारे हर साल ये प्रोग्राम में करीब 3000 लोग आते हैं। नेक्स्ट। फिर एडवेंचर एक्टिविटी। आजकल काफी लोग बहुत डरपोक हो गए हैं, क्योंकि वो बाहर जा नहीं पाते हैं, पेड़ों पे नहीं चढ़ते हैं या ट्रैकिंग नहीं करते हैं। तो लोगों को बाहर ले जाके ये सब एक्टिविटी में करने का, और हमारे पास वॉलंटियर्स है जो लोग ऐसी ट्रेनिंग लेके आए हैं, क्वालिफाइड वॉलंटियर्स ये सब कराते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। ये एक हमारा इको फार्म करके जगह है, वहां पर घर बनाया है, जो घर के अंदर बाहर से बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए और गटर कनेक्शन भी नहीं चाहिए। ये घर के अंदर सब नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। सोलार और विंड में से पावर बनता है। बारिश का जो पानी है उसको कलेक्ट करके पूरा साल यूज कर है, और जो अपना बाथरूम का पानी जो बाहर निकलता है उसको अलग अलग टाइप के पौधे के रूट के अंदर करके प्यूरिफाई करके वापस उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज किया जाता है। तो ये एक इकोलॉजिकल वे ऑफ लिविंग है। एक्चुअली मेरा ही घर है, ये घर के अंदर मैं 10 साल से रहता हूँ। आप लोग इसका वीडियो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। इको फार्म सूरत आप देखेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट। और ये मतलब सूरत का एक एनिमल हॉस्पिटल भी है, जो इंजर्ड एनिमल बर्ड्स मिलते हैं उसको हम ट्रीट करते हैं। पूरा फुल फ्लेज हॉस्पिटल है इधर, डॉक्टर है, हेल्पर्स है और एनिमल एम्बुलेंस भी है। ये करीब लास्ट 2 साल से चल रहा है हमारा ये हॉस्पिटल। नेक्स्ट। और ये सब एनवायरनमेंट अवेयरनेस मटेरियल एनजीओ पब्लिश कर रहा है, जिसके अंदर बर्ड्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन के लिए बुक्स है, फिर वीडियो गाइड है, फिर बर्ड्स का जो कॉल है। हम लोग काफी टाइम बर्ड्स को देखते नहीं है लेकिन उसके आवाज सुनते हैं, तो आवाज सुन के आप बर्ड आइडेंटिफाई कर सको ऐसा सीडी बनाए हैं हमने। फिर प्लास्टिक की थैली को जो नुकसान होता है तो उसका कपड़े की थैली बनाई है हमने। और म्यूनिसिपल स्कूल्स में हर साल 2 से 3 हजार थैलियाँ हम लोग फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अपने कॉमन बर्ड्स, बटरफ्लाईज, स्नेक्स और कॉमन वाइल्ड फ्लावर उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन का पोस्टर्स भी बनाए हैं। इसके बाद 2-3 वीडियोस है छोटी छोटी, आप देख सकते हो। वीडियो लिंक पे जाएंगे। एक ही मिनट सर, मैं शेयर करता हूँ। ओके। हम प्रोजेक्ट्स करते हैं उसके बारे में ये 2 से 4 मिनट के वीडियोस है।
सर आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? यस। ओके। ये हमारा जो हिरन का ब्रीडिंग सेंटर है उसकी वीडियो है, लेकिन वीडियो की अंदर की आवाज नहीं आ रही है। मैं कमेंट्री देते रहूंगा। ये सोलार से हम लोग उधर चलाते हैं। मिनट सर, मैं वही पूछ रहा था कि वीडियो की आवाज आ रही है? वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, 1 ही मिनट में करता हूँ। क्लब सूरत में हिरन प्रजनन के करीब अभी आवाज 10 आया, साल पहले डांग के जंगल में बहुत सारे पक्षी और जानवर पाए जाते, लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रहा है। परंतु आज पक्षी और जानवरों की संख्या निरंतर कम हो रही है, जिसने जंगल Yes. की फूड चेन को तोड़कर रख दिया है, जिसे फिर से बनाने के लिए नेचर क्लब सूरत ने हिरन प्रजनन केंद्र वांसदा नेशनल पार्क के मध्य में स्थापित किया है। यहाँ बड़े पिंजरे बनाए गए हैं, जहाँ सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। संस्था का उद्देश्य हिरणों को प्रजनन करके जंगल में छोड़ना है। प्रजनन कराने के लिए अलग अलग चिड़ियाघरों से हिरणों को लाया गया है। पिछले 10 साल से नेचर क्लब सूरत इधर हिरण चौसिंघा का सफलतापूर्वक प्रजनन करवा रहा है। हिरणों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए पशु चिकित्सक नियमित मुलाकात लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वेटरनरी ट्रीटमेंट रूम भी बनाया गया है। अभी तक 22 हिरण को वांसदा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। आगे आने वाले समय में और हिरणों को छोड़ा जाएगा। प्रजनन किए हुए हिरणों को छोड़ने के बाद नेशनल पार्क में हिरणों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। नेचर क्लब के स्वयंसेवकों की कड़ी मेहनत से यह प्रोजेक्ट सफल हुआ है। डॉक्टर राजू भाई व्यास इस प्रोजेक्ट के गाइड और हिरण प्रजनन समिति के सदस्य है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ का लगातार साथ और सहकार मिला है, जिसके लिए नेचर क्लब सूरत इन सब का आभारी है। Nature Club Surat has been organizing nature education camps for last 35 years in the Dang forest, and we have exposed around 700 to 800 students every year to the Dang forest. But we have seen that the deer population, ungulate population in Dang forest has reduced drastically, and that is why the predators like carnivore leopards have started moving out of the forest, and they are found in neighboring sugarcane fields or in the neighboring towns, and they have started attacking the village cattle, dogs, and in some cases also human beings. So we thought that we should do something to restore this food chain which has broken, and it is also our duty to help nature to the extent possible, and that is how we started this deer breeding project about 10 years back. And as you have seen in the video, deers have started breeding over there, and we are releasing them back into the wild, and through this we hope that the human animal conflicts will reduce. At the same time, the forest will have their herbivores, and the biodiversity of forest will be restored. વન મંત્રી તરીકે સ્નેહલભાઈ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ પાસે એક પણ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ લીધા વગર આટલું સુંદર સેવાકીય કાર્ય કરી રહ્યા છે, ત્યારે ગુજરાત સરકાર વતી અમારા મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી વતી એમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પણ આપું છું અને એમની કામગીરીને બિરદાવું પણ।
दूसरा एक शॉर्ट वीडियो जल बिल्ली के ऊपर है। हाँ सर, दिखाता हूँ 1 मिनट। यस। સુરત દક્ષિણ ગુજરાતમાં તાપી નદીના દક્ષિણ તટ પર વસેલું શહેર. આ શહેર એના ખાનપાન અને હીરા ઉદ્યોગ સિવાય બીજી ઘણી વસ્તુઓના લીધે જાણીતું છે. સુરત જિલ્લામાં વિવિધ પ્રકારના વન્યજીવો રહેવાસ કરે છે, પણ આ શહેરમાં એક એવું પણ પ્રાણી રહે છે જેના વિશે ઘણા લોકો અજાણ છે. આ જીવનું નામ છે જળ બિલાડી. જળ બિલાડીને અંગ્રેજીમાં સ્મૂથ કોટેડ ઓટર કહે છે, જે આ ભીડભાડવાળા શહેરને પોતાનું રહેઠાણ બનાવી બેઠું છે. જળ બિલાડી મુખ્યત્વે પાણીવાળા વિસ્તારની આસપાસ દર બનાવીને રહેતું હોય છે. એનો મુખ્ય ખોરાક માછલી, કરચલા વગેરે છે. જળ બિલાડી એક સમયે ગુજરાતમાંથી લુપ્ત મનાતી પ્રજાતિ હતી. ગુજરાતમાં તેના વિસ્તરણ અંગે કોઈ ખાસ માહિતી ન હતી, પરંતુ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી જળ બિલાડી દેખાયાની ચર્ચા સુરતમાં ચાલતી હતી, પણ સચોટ પુરાવાના અભાવે સુરતમાં તેના અસ્તિત્વ અંગે શંકા હતી. ઈસવીસન 2015માં નેચર ક્લબ સુરત દ્વારા ગવિયરના તળાવે જળ બિલાડીના ફોટોગ્રાફિક પુરાવા ભેગા કર્યા હતા. ત્યારબાદ નેચર ક્લબ દ્વારા સુરત શહેરમાં જળ બિલાડીના વિસ્તરણ પર સંશોધન કરવામાં આવ્યું. અલગ અલગ વિસ્તારમાં તેના હોવા અંગેની તપાસ કરવામાં આવી. આ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે જળ બિલાડી અને માછીમારો વચ્ચે ઘણું ઘર્ષણ થઈ રહ્યું છે. જળ બિલાડી માછીમારની જાળીમાંથી માછલી આરોગી જતી અને આ દરમિયાન તેમની જાળ ફાટી જતી. સમય સાથે માછીમાર ભાઈઓને આર્થિક રીતે ઘણું નુકસાન વેઠવું પડતું. ઘણા માછીમારો આ તકલીફથી પીડાઈને જળ બિલાડીને મારવાનો પ્રયત્ન પણ કરતા. ઈસવીસન 2018માં નેચર ક્લબે વાઇલ્ડ લાઇફ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની સાથે સંકલન કરીને જળ બિલાડીના સંરક્ષણ માટે પરિયોજના બનાવી. આ પરિયોજના હેઠળ માછીમાર ભાઈઓને જળ બિલાડીના મહત્વ વિશે માહિતી આપવામાં આવી અને જળ બિલાડીના રહેઠાણ, વિસ્તરણ, ખાનપાન વગેરેની માહિતી એકઠી કરવામાં આવી. સમય જતા જે માછીમારો જળ બિલાડીને મારવાનું વિચારતા હતા તે આજે એના સંરક્ષણ માટે કામ કરવા લાગ્યા. વન વિભાગ, નેચર ક્લબ અને વાઇલ્ડ લાઇફ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા નિઃશુલ્ક માછીમારીની જાળનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું, જેથી માછીમારોના આર્થિક નુકસાનની ભરપાઈ થઈ શકે. મારું નામ નેહલ સેલર છે. હું તાપી નદી કિનારા પાસે રહું છું અને તાપી નદીમાં અમે 10-15 વર્ષો ત્યાં માછીમારીનો ધંધો કરીએ છીએ. કેટલા વર્ષો ત્યાં જલબિલાડી આવેલા છે પાણીમાં. એટલું જ અમને નુકસાન કરે છે. અમારી ઝાડ ફાડી નાખે છે, ઝાડમાંથી મચ્છીઓ ખાઈ જાય છે. સરકાર અને NGO અમને જે ઝાડ ફાડી નાખતા હતા તેમની ભરપાઈ પણ કરી છે. એમના બદલ એમનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર મેં કરવા માંગુ છું. આ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત સહેલી ન હતી. શરૂઆતની અંદર અમે માછીમાર ભાઈઓ સાથે જાગૃતતાના કાર્યક્રમ કર્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને સંરક્ષણની અંદર કઈ રીતે ભાગરૂપ લઈ શકાય તેની અમે પૂરતો ખ્યાલ રાખ્યો હતો. હાલની અંદર માછીમાર ભાઈઓને જળબિલાડીથી થતા આર્થિક નુકસાનની ભરપાઈ કરી શકાય તેના માટે અમે વન વિભાગને અરજી કરેલી છીએ અને જેથી એ લોકો કોઈ યોજના શરૂ કરે અને માછીમાર ભાઈઓને એમના આર્થિક નુકસાનની ભરપાઈ મળી શકે તેનો અમે પૂરતો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. Recent years, the population of otters, has seen an increase in Surat district, and it is a wonderful observation. And we feel that this rare and endangered species needs to be preserved. In this regard, Surat Nature Club, along with Wildlife Trust of India, along with the support from the Surat Forest Department, they undertook the great appreciable campaign for the conservation of this species, in which they created the awareness among the local communities about the importance of species. Along with that, they also distributed the kits, the fishing net kits to the local fishermen communities, and created an environment in which such species, when observed, they should contact the forest department staff and local voluntary organization for that. So I appreciate the work of the Nature Club and Wildlife Trust of India
for their support to this conservation. And I think such kind of projects are very much necessary in the future for protecting this rare and endangered species. And I believe that Surat Forest Department and particularly Surat District, along with the support of these voluntary organizations, will take lead in making Surat District a great example for the conservation of the species. और एक लास्ट छोटा वीडियो है गवियर वेटलैंड के ऊपर। यस सर, 1 मिनट में शेयर करता हूँ। It is located at Gavier Lake, which is very near to the airport. Nature Club Surat has adopted this lake since last 15 years, and we have made a chain link fencing of 1.5 kilometers to protect it from stray cattle. On the periphery, we have planted around 1500 variety of native trees, and now they are more than 25 feet high, and they are attracting a lot of birds. Even paradise flycatcher is nesting over here. And as the lake is protected, we have lots of migratory birds coming over here. Around 3000 ducks are coming every winter. And now we also have otters in this lake. Nature Club Surat has been protecting this lake and also maintaining this lake. Like the water of this lake is coming through a canal, through which a lot of water hyacinths are also entering, and Nature Club volunteers and school volunteers come here regularly and they remove the water hyacinths. We have also created floating islands in the lake. These islands are used by ducks, cormorants, black-winged stilts for roosting, resting, and when the migratory birds are gone, black-winged stilts are also making their nest on this floating island. And we have observed that as the lake is quite deep, the water birds which require shallow water are not, they were not coming. So what we did, on one end of the lake we have created a gradual slope by dumping gravel and then a layer of mud, and aquatic vegetation has started growing over there, and now we have a lot of birds, water birds, which need shallow water. On one edge of the lake we have created a grassland, so we have different species of munias and weaver birds nesting in that area. And this lake was outside the city limit when we started the conservation work, but the city limit expanded and the TP was drawn for this area. In the TP they had put a road across the lake, and also they had put a road wherever we have planted trees on the edge of the lake. Then we brought the town planning head, city commissioner and mayor to see this place, and the TP was redrawn. Then this lake was going to be given under public-private partnership, and it was to be developed, and they were going to do boating, create food court, create walking trails. So again we had to fight with the concerned authorities, and we brought this lake out of the PPT scheme, and now it is very well protected, and the commissioner of Surat municipality has agreed to do a MOU with Nature Club Surat, and they will allow us to to maintain this lake as it is. We are also using this lake as an outdoor nature education center. A lot of school students are coming over here, and we teach them the importance of wetlands. Lots of photographers also come over here.
and we don't allow picnic to take place over here. No marriage pre-wedding shoots are allowed over here, and thus this water body has been protected and it is acting as a very good wetland. Thank you. Yeah, with this, my presentation comes to an end, and any questions you can. Really wonderful. थैंक यू. आपका आवाज नहीं आ रहा है. अभी आ रहा है आवाज? यस यस. ओके, मैं कुछ बात रखूं इससे पहले हमारे साथ आज जो हम साथी जुड़े, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना फीडबैक, आपके क्वेश्चंस पहले पूछिए, फिर मैं बात रखूंगा. हमारे साथ शुरू से नेहा पावस्कर जी है, नौसिन पावस्कर जी है, अजीत जैन जी है, शेखर निम्बालकर जी है और पूर्वी दवे मैडम अभी अभी जुड़े. तो आप भी इसके बारे में, आज के दो वक्ता जिनको आपने सुना है उसके बारे में सुनिए. मैं एक ही बात पहले शेयर करता हूँ, बाद में आप रखिए. जैसे हमारे मेंटर डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हमेशा कहते कि ये काम जो है ना, जल, जंगल, जानवर, जमीन पे ऊपर करना है. जब कोई भी रिवर बेसिन है, कोई भी वादी हो, तो उसमें ये सारी चीजें करनी चाहिए. और आज तो आपसे जब नेचर क्लब का काम देखा तो ये सारी चीजें इसमें जरूर शामिल हुई है. मैं उसके बारे में ज्यादा बोलने से पहले हमारे साथ जो साथी जुड़े, हमारा मकसद है कि सभी यहाँ पर बात रखे, सिर्फ स्पीकर और ऑर्गेनाइजर ही बात करे, इसके लिए हम नहीं है. तो ये संवाद होना जरूरी है. तो जिसे भी कुछ सवाल पूछने तो अनम्यूट कीजिए और आपकी बात रखिए. सर, बोलिए बोलिए. हाँ सर, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर स्नेहल सर को बहुत दिनों के बाद. मैं भी नेचर क्लब की एक मेंबर हूँ. मुझे ये जानना है कि ये जो ऑटर है उसको हम अगर देखना चाहते हैं तो हम कहाँ पे देख सकते हैं, बिकॉज मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है देखने में. ऑटर देखना बहुत इजी नहीं है, क्योंकि वो लोग जब पीसफुल रहता है, कोई नहीं रहता है, उस जगह पे ही वो लोग निकलते हैं. तो ज्यादा करके ये नाइट विजन कैमरा के अंदर ही देखने मिलते हैं. और विंटर के अंदर आप गवियर लेक पे चला जाने का तो उधर काफी टाइम देखने को मिल जाते हैं. और तापी नदी के अंदर तो है ही, लेकिन तापी नदी का एरिया इतना बड़ा है कि वो दिखेंगे नहीं, लेकिन गवियर में विंटर में देखने का चांसेस बहुत है. ओके सर. और दूसरा सर, ये जो डियर ब्रीडिंग है तो उसकी वजह से लायन की बढ़ने की मतलब चांसेस है, या फिर कोई और एनिमल्स? लायन नहीं, लायन तो सिर्फ गिर में ही होते हैं. यस, लायन सिर्फ गिर में है. और साउथ गुजरात के फॉरेस्ट में लेपर्ड्स है, लेकिन लेपर्ड का पॉपुलेशन बढ़ गया है ऑलरेडी. तो वो लोग फॉरेस्ट छोड़ के नियर बाई विलेजेस और टाउन्स में पहुंच गए हैं खाना ढूंढने के लिए. तो ये डियर्स जंगल में रीइंट्रोड्यूस करने से वो लोग टाउन के पास नहीं जाएंगे. दे विल रिमेन इन द फॉरेस्ट, अगर उनको फॉरेस्ट के अंदर ही खाना मिला तो. अच्छा, मतलब ये फिर ह्यूमन एनिमल्स कॉन्फ्लिक्ट थोड़े कम हो सकते हैं इसकी वजह से. यस यस, करेक्ट. ओके सर, इसके लिए अगर हम कुछ डोनेशन देना चाहे तो डियर ब्रीडिंग के लिए तो डायरेक्ट नेचर क्लब सूरत को दे सकते हो. यस, वेलकम. ओके, विल श्योर. थैंक यू पूर्वी मैम. हमारे साथ अजीत जैन जी, नेहा पावस्कर जी, आप भी आपकी बात रखिए. अजीत जैन सर, अनम्यूट करके आपकी बात रखिए. दोनों सेशन बहुत अच्छी हमारी लर्निंग के लिए है और डेफिनेटली सुनाई नहीं देता है.
अभी आवाज आई सर? यस, अब भी आ रही है आवाज। ये लॉट ऑफ थैंक्स सर। मैं पर्सनली भी आपसे मिला हुआ हूँ और आपका घर से मुझे हमेशा से इंस्पिरेशन कर रहा था और डेफिनेटली आपको कौन हम सोसाइटी में भी रख रहे हैं कि कैसे हम अपनी नेचर के लिए काम कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपका कार्य हमारे लिए बहुत मोटिवेशन कर रहा है। और जो आज एग्रीकल्चर के जो प्रोजेक्ट आपने मुझे बताया वो भी थैंक यू। एक्चुअली आपने कोई सवाल अगर पूछा है तो वो बराबर सुनाई नहीं दिया है। विशाल जी, आपने सुना है तो जरा रिपीट कर सकते हो? नहीं, उन्होंने सवाल नहीं पूछा, लेकिन आपका काम और आपसे मिले ऐसे उन्होंने यस रिपीट यस, किया। या करेक्ट। यस। और नेहा जी और नौसिन जी, आप भी आपकी बात रखिए, अनम्यूट कीजिए। मिस्टर नौसिन पावस्कर, नेहा पावस्कर। आई थिंक वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हमारे साथ शेखर निम्बालकर सर है। सर, आप कुछ बात रखना चाहोगे? स्नेहल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आज जो हमारा जो ये वेबिनार है इसमें बहुत अच्छी जो बात है कि आपके तरफ से हमें मालूमात हुई कि नेचर क्लब और आपका जो उम्र है, आप लेकिन आप तो बहुत हमको आपका जो काम है वो बहुत मुझे यानी हम तरुण लगता है। तो जिससे जितना हो सके इतना करने का, उसमें कुछ नहीं है। हमको तो इंस्पायर करने वाला ही। और आपका जो ये पर्यावरण शिक्षण का जो वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम है, ट्री प्लांटेशन है, जल बिल्ली का शेखर सर, शेखर सर, हाँ। इसमें जो बात है और एक सारी और अच्छी बात लगी कि आप वाटर हाइजीन और उसके लिए नदी के लिए क्या करना, उसको साफ और स्वच्छ करने के लिए उसका क्या करे, ये प्रोजेक्ट बहुत सारा जो नदियां है, तालाब है, उसके लिए आपका जो ये हमको गाइडलाइन रहेगा सबके लिए। करेक्ट तो करेक्ट। ये बहुत जरूरी बात है कि उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन निकालें और आप उस पे जो अभ्यास कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है और ये हमको गाइडलाइन है। और ये जो लेक की बात करें आपने, वो भी एक बहुत अच्छी थीम है कि हर किसी हर शहर में अगर ऐसी बात हो जाए तो वो भी एक बहुत हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम आपके जो ये नेचर क्लब का जो भी कुछ प्रोजेक्ट है, इसमें अभी आपने बात कही थी इको फार्म जो है, तो मैं आपका यूट्यूब पे वो फार्म जरूर देखूंगा। और इससे हमको जो नेचर में कुछ करते आएगा क्या, अगर हम तो अभी तापी नदी को ये जो वेबिनार है, इसमें हम पानी के लिए काम कर रहे हैं, कोई जल के लिए काम कर रहा है, कोई अभी तो सर ने बताया कि राजेंद्र सिंह जी है हमारे भाई जी, जल जंगल जमीन जानवर इन सब के लिए काम करने की बात करते हैं, लेकिन आप तो सभी का एक इन्वॉल्व, एक पूरा का पूरा ये लाइफ स्टाइल है। तो सर यही कहूँगा कि मैं आपसे इंस्पायर हूँ और हम आगे आपका जो भी कुछ आपकी जो भी ये रहेगा, शायद कि जो आपने वाटर हाइजीन के बारे में कहा है, तो उसमें जो भी कुछ उसमें आपको सॉल्यूशन निकलेगा तो आप हमको जरूर बताएंगे। तो हम आगे हमारे इधर महाराष्ट्र में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, तालाब है, उसमें कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद। श्योर। ओके ओके, थैंक यू।
मेरी आवाज आ रही है? अभी आया, यस। ओके। नेहा जी और नौसिन जी, आप भी बात रखते तो हमें अच्छा लगता था। आप भी शुरू से हमें ये सारा सुन रहे, दोनों वक्ताओं को आपने सुना और वेबिनार में शामिल हुए, तो हमारा यही मकसद रहता है कि ये संवाद होना जरूरी रहता है। तो अगर आप थोड़ा बात रखोगे तो हमें अच्छा लगेगा, अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है। मैं एक 2-3 सवाल और 2-3 मेरे जो मन में विचार आए स्नेहल जी के बारे में। सबसे पहले तो आपने जो पेटिंग फार्म का आइडिया है वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि ये इंटरेक्शन बिटवीन चिल्ड्रंस एंड एनिमल्स, ये बहुत ही बढ़िया अच्छा कंसेप्ट लगा, कि उससे उनसे वो जो बच्चे हैं वो प्यार कर सकते हैं, ऐसे Correct. मुझे लगता है। उनसे उनका लगाव हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है, और वो उनका केयर करने लगेंगे। उनसे अगर एक बार अटैचमेंट हो गए तो ये कंसेप्ट तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं जब नोट्स ले रहा था तो आपके क्लब के 20 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स है, और हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम, कि आपने इतना सारा काम किया है, और 40 साल हो गए, 4 डिकेड्स। ये ऐसे हमारे इंडिया में कहा जाता है कि अगर कोई 12 साल तक एक काम करता है तो उसमें वो तो जैसे एक मास्टर या संत बन जाता है। वैसे तो आप इस फील्ड में नेचर के लिए तो एक भगवान जैसे हो गए, ऐसे मुझे लगता है, कि 40 साल का आपका एक्सपीरियंस है, और इतना होकर भी आज भी उतने एनर्जी से आप काम करते हो, और इसमें रुकावट नहीं है, रेगुलरिटी है, सातत्य है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आप और आपकी पूरी टीम, और जब आपने बताया कि मोर देन 2000 लाइफ मेंबर्स है आपके क्लब में, तो कितना बड़ा आपके क्लब का काम होगा, कितने वॉलंटियर्स हो गए, और सच में बहुत बढ़िया काम है। और आपने जो कहा इको फार्म, तो वो हम अगर अभी पॉसिबल होगा तो हम वो वीडियो भी देखते हैं। और दूसरी बात, एक उसमें एक लोकल लैंग्वेज में कल का लियो लिखा था, उसका मतलब क्या होता है वो मुझे जानना है। कलकलियो गुजराती नाम है ये किंगफिशर का। अच्छा, और किंगफिशर। हाँ, और किंगफिशर में भी पाइड किंगफिशर है और नेचर क्लब का सिंबल है, क्योंकि ये गवियर लेक के ऊपर पाइड किंगफिशर पहले मिलते थे और अभी वो नहीं मिल रहे हैं। और ये कलकलियो नाम का मैगजीन हम लोग पब्लिश करते हैं, जो गुजरात के एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ के ऊपर ही है, और उसमें गुजराती इंग्लिश में आर्टिकल्स आते हैं। लेकिन आजकल कोई लिखता नहीं है ज्यादा, सिर्फ फोटोग्राफ्स ही लेते हैं, तो आर्टिकल हमको मिलते नहीं है, तो रेगुलरली हम लोग ये मैगजीन पब्लिश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लिखने का अभी सबने छोड़ दिया है। मेरे मन में और एक सवाल आया, कि आप ये सारा काम, मतलब आपका प्रोफेशन संभाल के, आपका बिजनेस संभाल कर, ये सारा काम के लिए वक्त कैसे देते हो? और इसके अलावा ये कंटिन्यूअसली वर्क करने के लिए आपका तो प्लानिंग बहुत बढ़िया होगा, और इसके लिए फंडिंग ये भी मतलब है। और आपके साथ कितने साथी जैसे परमानेंटली काम करते हैं एज अ वॉलंटियर, वो भी जानना था मुझे। एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि अभी 40 साल होने को आया है, तो काफी लोग जब बच्चे थे, 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के, तभी नेचर कैंप्स में आए थे, और अभी वो लोग बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, उनके बच्चे भी कैंप्स में आने लगे हैं, और उनको ये नेचर क्लब के साथ जोड़ के बहुत फायदा हुआ है काफी लोगों को। तो ये लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं, वो लोग अभी नेचर क्लब के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, और काफी लोग अब्रॉड भी गए हैं, तो बाहर भी सपोर्ट ग्रुप बन गया है। नेचर क्लब को कोई इक्विपमेंट्स चाहिए तो बाहर से इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, और ग्रेजुअली ये काम हमारा बढ़ता गया, तो हमने फुल टाइमर्स रखे हैं, एम्प्लॉय किए हैं, करीब 10 लोगों को एम्प्लॉय किया है हमने,
ये प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए 2 लोग इंजर्ड एनिमल बर्ड्स को रेस्क्यू करते हैं, 2 लोग स्कूल के एजुकेशन प्रोग्राम्स को देखते हैं, 2 लोग प्रोजेक्ट्स देखते हैं। ऐसे हमारे 10 स्टाफ है और करीब 100 वॉलंटियर्स है, और ऐसा करके ये सब काम हो रहा है। मैं तो सिर्फ अभी एक गाइडिंग और विजुअल वो लोगों को इंस्पायर करता हूँ। किसी को बर्ड्स में इंटरेस्ट है तो उनको बर्ड वॉचिंग के बारे में, बर्ड के कोर्सेज करने के लिए भेज देते हैं। कोई एफर्ट नहीं कर सकता है तो उसको हम स्पॉन्सर करते हैं। जिसको माउंटेनियरिंग में इंटरेस्टेड है तो उत्तरकाशी, जहाँ पे मिलिट्री का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग का, उधर हम भेज के ट्रेन कराते हैं। तो जिसको जो फील्ड में इंटरेस्ट है, उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट है या लेटेस्ट नॉलेज कहाँ से मिलेगा, वो सब गाइड करके ऐसे वॉलंटियर्स हम रेडी करते हैं। बहुत ही बढ़िया सर, और बहुत खुशी हुई आपसे सुनकर। और ये इतना बढ़िया काम आज आपसे सीखने को मिला। और जरूरी है कि ये सारा, मतलब आपने जो एक बात बोली नेस्ट बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पिछले वेबिनार में भी एक बुल्डाना से साथी थे शिवा भाई, उन्होंने भी इसके बारे में कहा था कि हम भी ये काम करते हैं, क्योंकि अभी सीमेंट के जंगल हो गए सिटीज में, विलेजेस में भी होने लगे हैं। तो उनको जब आप बात कर रहे थे तब मुझे उनका याद आया कि ये सारा करते हुए उनके लिए जगह ही नहीं रखी है हमने उनको नेस्ट बनाने के लिए। तो ये नेस्ट बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन से भी बहुत सारा उनको मदद मिलता है। ये भी आपका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा। इतना सारा आपका काम देखकर हमें आज बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपसे संवाद जो भी आपसे सीखने को मिला, और एक कम्युनिकेशन हम जारी रखेंगे। और जब भी आपका मार्गदर्शन लगेगा हम जरूर आपसे मांगेंगे। और दूसरी बात, हम जब भी पॉसिबल होगा तो आपका ये सारा काम देखने के लिए जरूर आएंगे फिजिकली। वेलकम वेलकम। यस सर, बहुत ही बढ़िया। तो हम सर आपका नंबर शेयर कर दो। हेलो, हाँ मैं करता हूँ सर, आपको नंबर शेयर, निम्बालकर सर। हाँ तो हम अभी ये प्रोग्राम का समापन करते हैं। मैं फिर से एक बार आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ स्नेहल जी। और ये शुक्रिया तो नहीं करना चाहते क्योंकि हम तो अब से अभी जुड़े रहेंगे, अगर शुक्रिया अदा कर दिया तो बिछड़ जाते हैं। तो हम आपसे जुड़ना है कंटिन्यूअसली, और आपने इतना समय दिया हमें। मैं पूरे टीम के तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपको जब भी आपकी मदद लगेगी, आपका मार्गदर्शन लगेगा, हम जरूर आपसे जुड़ेंगे। और ये टीम आओ तापी नदी को जाने हम हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे को लेते हैं। और आप जैसे महानुभाव जिनका बहुत बड़ा काम है वो हमें सीखने को मिलता है। जो शेखर निम्बालकर सर है, उनकी भी बहुत बड़ी टीम है मिशन 500 करके। उन्होंने आज तक 60 से भी ज्यादा विलेजेस में पानी का काम किया है, बहुत बढ़िया। ऐसे सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं आओ तापी नदी को जाने में, और हमें खुशी होती है आप सबसे मार्गदर्शन लेने। एक 2 मिनट में आप एक समरी कीजिए, फिर हम प्रार्थना लेकर रुकेंगे। अगर आप प्रार्थना लोगे तो हमें खुशी है। कोई भी प्रार्थना जो आप ले सकते हो। आपको ये वेबिनार के बारे में एक 2 मिनट बात रखिए और फिर प्रार्थना। अगर आप नहीं लोगे तो मैं जरूर लूँ। आप करो। हाँ सर, एक 2 मिनट बात रखिए समराइज की, फिर हम रुकते हैं। आपको ये सब कैसे लगा है सर? नहीं, ये सब आप कर रहे हो बहुत अच्छा है। जो लाइक माइंडेड पीपल है उनको एक प्लेटफॉर्म पे आप ला रहे हो, और
सबको एक दूसरे के बारे में पता चलेगा क्या काम हो रहा है कहाँ पर, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र का जो मेरे से पहले स्पीकर था उनके बारे में भी मुझे पता नहीं था, तो आज ही पता चला। क्योंकि मैं भी ऑर्गेनिक फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग का हम लोग प्रमोट करते हैं, वो एक मैं भूल ही गया, हमारा वो एक भी काम है ब्राउन टू ग्रीन, कि जो टेरेसेस ब्राउन दिखते हैं उसको ग्रीन दिखाना है हमको। तो एक मूवमेंट हमने चालू किया है कि अपने अपने टेरेस में वेजिटेबल्स उगाइए, टेरेस फार्मिंग। तो ये भी मेरे को एक नया जानना मिला, इंटरक्रॉपिंग वगैरह जो कर रहे हैं और इधर के ऑर्गेनिक फार्मर्स है उनको भी ये सब बताया जाता है। तो वैसे वेबिनार्स बहुत अच्छे रहते हैं और हम लोग एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं, मीन्स जान सकते हैं इन शॉर्ट। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका और एक प्रोजेक्ट भी आपने बताया, हम प्रेयर लेकर, क्योंकि हम तो कहते हैं कि ये वेबिनार ने एक सत्संग है और सत्संग में तो प्रार्थना से ही एंड करना चाहिए, और सत्संग में तो आप जैसे महानुभाव और संतों से भी अच्छे ऐसे संत, यानी कि सिर्फ कोई प्रवचन कर रहा है वही संत नहीं रहता, वो एक्चुअली जो अच्छा काम कर रहा है नेचर के लिए, इन ह्यूमन बींग्स के लिए, तो वो भी संत ही है हमारे इसमें। तो आप जैसे महानुभाव जो संत जैसा काम कर रहे हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं, और हम प्रेयर से ये आज का वेबिनार खत्म करते हैं। मैं एक छोटा सा प्रेयर गाता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी रुकते हैं और जरूर हम आगे आपसे मार्गदर्शन लेंगे स्नेहल सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आज काम का दिन था, फिर भी आप इतना समय दिया। मैं पूरे टीम के तरफ से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वेलकम वेलकम। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ओके। फेसबुक पर ये सारा फेसबुक पर लाइव भी है और यूट्यूब पर भी हम डलवा देंगे कल तक, तो ये सारे लोग देख सकते हैं बाद में, इसलिए हम ये फेसबुक लाइव भी रखते हैं। ओके, अच्छा, थैंक यू। ओके।